नमस्कार साथियों, शारदा बाल निकेतन की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम अध्याय 3 के भाग 2 का अध्ययन कर रहे हैं। मैं हूं विनोद सिसोदिया और अध्याय का नाम है परागण, निषेचन तथा भ्रूणपोष व भ्रूण का परिवर्धन, पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो। आज के इस सेशन में हम परपरागण की विधियाँ, जैविक और अजैविक कारक, स्वपरागण के लाभ एवं हानियाँ, परपरागण के लाभ एवं हानियाँ, असंगतता वह कितने प्रकार की होती है, अंतरजातीय और आंतरजातीय, और अंत में असंगतता या अनिश्चितता के कारण का अध्ययन करेंगे। पिछली ऑनलाइन क्लास में हमने स्वपरागण और परपरागण की परिभाषा एवं उसके अनुकूलन का अध्ययन किया था। तो अब हम शुरू करते हैं परपरागण की विधियाँ, कारक या एजेंट, मतलब ऐसे कारक या ऐसे एजेंट जो परपरागण की क्रिया को संपन्न कराने में सहायता करते हैं। इसके दो कारक माने गए हैं, जैविक और अजैविक कारक। ये एक तरह से वातावरण के जैविक और अजैविक घटक तक की तरह ही होते हैं। अजैविक घटक वे होते हैं जिनमें जीवन तो नहीं होता है, लेकिन वो जीवन जीने में सहायता करते हैं, और जैविक घटक वह होते हैं जो जीव होते हैं जिनमें जीवन पाया जाता है। तो बात करते हैं अजैविक कारक। इसके पुनः दो प्रकार हैं। वायु द्वारा जो परागण होता है उसे हम वायु परागण कहते हैं, और जल द्वारा जो परागण होता है उसे हम जल परागण कहते हैं। जल परागण पुनः दो प्रकार का होता है, अधोजल परागण और अधिजल परागण। अब हम बात करते हैं जैविक परागण। इसकी अनेक विधियां हैं। कीटों द्वारा होने वाले परागण को कीट परागण, इसी प्रकार पक्षी परागण, इसी प्रकार चमगादड़ परागण, इसी प्रकार चींटियों द्वारा परागण, इसी द्वारा घोंघू द्वारा परागण। घोंघू द्वारा परागण को हम शंभुक परागण भी कहते हैं। सांप द्वारा परागण और गिलहरी द्वारा परागण। वायु परागण को समझने से पहले एक बार हम परागण की परिभाषा को समझ लेते हैं। परागण में होता है जब परागकण एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक पहुंचते हैं तो उसे हम परागण कहते हैं, और यही प्रक्रिया यदि वायु द्वारा संपन्न होती है, अर्थात जब परागकण वायु द्वारा एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक पहुंचाए जाते हैं तो इसे वायु परागण कहते हैं, तथा इन पुष्पों को वायु परागित पुष्प कहते हैं। अगली विशेषता देखते हैं। वायु परागित पुष्पों में परागकण बहुत अधिक संख्या में बनते हैं। देखिए, चूंकि परागण वायु द्वारा हो रहा है तो जरूरी नहीं है कि जो परागकण बना है वह उड़कर किसी दूसरे पुष्प के ऊपर ही गिरेगा। वह परागकण जमीन पर भी गिर सकता है या किसी अन्य स्थल पर भी गिर सकता है। तो चूंकि इसके अंदर बहुत अधिक संख्या में परागकण बनते हैं और इसकी कोई निश्चित सीमा नहीं होती है कि परागकण जाके दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर ही गिरेगा, इसलिए इस परागण में परागकणों की सर्वाधिक हानि भी होती है। परागकण बहुत छोटे, हल्के तथा शुष्क होते हैं। इनकी वर्तिकाग्र रोमिल तथा चिपचिपी होती है। यह इसलिए होती है ताकि परागकण आसानी से उड़ते हुए इनके ऊपर आके जब गिरे तो वो इनको आसानी से चिपकाया जा सके। वायु परागित पुष्पों में वर्तिकाग्र में अनेक अनुकूलन भी पाए जाते हैं। इन परागकणों को एक्सेप्ट करने के लिए इनके अंदर अनेक प्रकार के अनुकूलन होते हैं। जैसे बात कर लेते हैं, घासकुल के जो पौधे होते हैं उनमें जो वर्तिकाग्र होती है वह पक्षमाभुयी होती है। टाइफा में ब्रश के समान बाहर निकली हुई होती है। ओक तथा हेजल में पुष्प से बाहर निकली हुई वर्तिकाग्र पाई जाती है। वायु परागित पुष्पों में सामान्यतया एक लिंगी होते हैं। ये न तो आकर्षक होते हैं और ना ही इनमें खुशबू होती है, और जिसके कारण इनके अंदर मकरंद ग्रंथियां भी अनुपस्थित होती है। और ये हम पढ़ चुके हैं कि इस परागण में परागकणों की सर्वाधिक हानि होती है। अजैविक परागण का दूसरा भाग है जल परागण। जब परागकणों का स्थानांतरण जल के माध्यम से होता है तो इसे जल परागण कहते हैं। यह पुनः दो प्रकार से होता है। पहला है हाइपोहाइड्रोफिली और दूसरा है एपीहाइड्रोफिली। तो हम बात करते हैं पहला अधोजल परागण। नाम से स्पष्ट है, अधोजल मतलब जल के भीतर की ओर। जब परागण की क्रिया जल के अंदर हो तो इसे
अधोजल परागण या हाइपोहाइड्रोफिली कहते हैं। उदाहरण है नाजास, सीरियोफिलम और जोस्टेरा। चित्र में जो आपको दिखाई दे रहा है वह है जोस्टेरा का प्लांट है। इसके भीतर की ओर, जल के भीतर की ओर परागण की प्रक्रिया पाई जाती है। दूसरा है एपीहाइड्रोफिली या अधिजल परागण। जब परागण की क्रिया जल की सतह पर हो तो इसे अधिजल परागण या एपीहाइड्रोफिली कहते हैं। उदाहरण है वेलिस्नेरिया। तो सेकेंड नंबर जो चित्र दिखाई दे रहा है यह प्लांट है आपके वेलिस्नेरिया। वेलिस्नेरिया के अंदर क्या होता है कि इसमें एक ही पादप के अंदर दो तरह के पुष्प पाए जाते हैं। नर पुष्प अलग होते हैं और मादा पुष्प अलग होते हैं। नर पुष्प अपरिपक्व अवस्था में रहने के बाद टूटकर अलग हो जाते हैं और वह पानी की सतह पर तैरने लगते हैं। और जो कुछ समय पश्चात जो मादा पुष्प होते हैं वह कुंडलित अवस्था में होते हैं और पादप से जुड़े हुए होते हैं। जब ये नर पुष्प परिपक्व हो जाते हैं तब ये मादा पुष्प ऊपर की ओर जाकर इनसे परागित हो जाते हैं। अब आगे एक महत्वपूर्ण बात आ रखी है। पोटेमोजिटोन, मोरियोफिलम जलीय पादप है लेकिन इनमें वायु परागण पाया जाता है। इसी प्रकार निम्फिया में कीट परागण पाया जाता है, यह भी एक जलीय पादप है। अब बात कर लेते हैं जैविक परागण। जीवों द्वारा संपन्न होने वाले परागण को हम जैविक परागण कहते हैं। इसकी पहली विधि है कीट परागण। जब परागण कीटों द्वारा संपन्न होता है तो इसे कीट परागण कहते हैं। चित्र में आपको दिखाई दे रहा है मधुमक्खी होती है, वह एक पुष्प से परागकणों को लेती है और दूसरे पुष्प के स्टिग्मा या वर्तिकाग्र तक पहुंचाती है। इस प्रकार के परागण को हम कीट परागण कहते हैं। यह परागण मधुमक्खियों, मक्खियों, कीट पतंग, तितली, वैस्प, बीटल आदि द्वारा कीट परागण कराया जाता है। अधिकांश कीट परागित पादप शोभाकारी एवं रंगीन होते हैं। कहने का अर्थ है कि जिनके अंदर स्वपरागण नहीं पाया जाता है उन पादपों के अंदर कीटों को आकर्षित करने के लिए पुष्प रंगीन होता है, सुगंध वाला होता है, मकरंद युक्त होता है। इसके कारण कीट इनकी ओर आकर्षित होते हैं और इनमें रस चूसने के लिए आते हैं, जिसकी वजह से परागकण इन पर चिपक जाते हैं और दूसरे पुष्प जाके जब वे बैठते हैं तो परागकणों का स्थानांतरण हो जाता है। इस प्रकार से कीट परागण हो जाता है। अधिकांश कीट परागित पादप शोभाकारी एवं रंगीन होते हैं। अधिकांश कीट परागण केवल मधुमक्खियों के द्वारा ही संपन्न होता है। लगभग जो कीट परागण होता है उसका 80% जो है परागण वह मधुमक्खियों के द्वारा ही होता है। मधुमक्खियों का पसंदीदा रंग पीला होता है जबकि यह लाल रंग के प्रति अंधी होती है। कीट परागित पुष्पों के परागकण पोलन कीट के कारण चिपके हुए रहते हैं। अधिकांश कीट परागित पुष्प बड़े, रंगीन, सुगंध युक्त तथा मकरंद से भरपूर होता है। यह अभी हमने आपको बता दिया और इनके उदाहरण है साल्विया, ऑर्किड, आक और सरसों। पिछले क्लास के अंदर हमने साल्विया का चित्र भी बताया था उसके अंदर और उसमें कीट परागण करते हुए प्रक्रिया भी बताई थी। दूसरा परागण है पक्षी परागण। जब परागण की क्रिया चिड़िया या किसी पक्षी द्वारा होती है तो इसे पक्षी परागण कहते हैं। इनमें पुष्प की विशेषता होती है। पुष्प नलिकाकार होता है, उदाहरण है निकोटियाना। प्यालीनुमा होता है, उसका उदाहरण है कैलिस्टेमोन। और पुष्प कुंभाकार होता है, उसका उदाहरण है एरिकेसी कुल के पादप। ये पुष्प आकर्षक, चमकदार और मकरंद युक्त होते हैं जिसके कारण पक्षी आकर्षित होकर अपनी चोंच द्वारा परागण की क्रिया संपन्न करवाते हैं। चित्र में आप इस प्रक्रिया को देख भी सकते हैं। इसके उदाहरण है शेमल, पलाश, बिग्नोनिया आदि पादपों को सनबर्ड, हर्मिंगबर्ड और नेटोरेना आदि पक्षियों के द्वारा परागण की क्रिया संपन्न करवाई जाती है। तीसरी विधि है चमगादड़ परागण। जब परागण चमगादड़ द्वारा संपन्न होता है तो इसे चमगादड़ परागण कहते हैं। कुछ पादपों में पुष्प रात में भी खिलते हैं। चमगादड़ रात्रिचर होने के कारण इन पौधों में परागण संपन्न कराता है। ऐसे चमगादड़ कदम्ब, कचनार, बालम खीरा, गोरख इमली आदि पादपों में परागण की क्रिया संपन्न करवाते हैं। चित्र में आप देख सकते हैं। अगला है चींटियों द्वारा परागण।
आम, लीची आदि में परागण दीमक और चींटियों के द्वारा होता है। इस प्रकार होने वाले परागण को चींटियों द्वारा परागण कहते हैं। इसको भी आप चित्र में देखकर समझ सकते हैं। अगली विधि है घोंघों द्वारा परागण। घोंघों द्वारा परागण को हम शंभुक द्वारा परागण भी कहते हैं। उदाहरण इसके लेमना, सर्पवृक्ष व कुछ ऑर्किड। घोंघों द्वारा जो परागण होता है उसे हम घोंघों द्वारा परागण कहते हैं। अगला है सांप द्वारा परागण। सांप द्वारा होने वाले परागण को हम सांप परागण कहते हैं। उदाहरण है चंदन। चित्र में आप ये दोनों देख सकते हैं और समझ सकते हैं। अंतिम है गिलहरी द्वारा परागण। तो गिलहरी द्वारा जो परागण की क्रिया संपन्न करवाई जाती है उसे हम गिलहरी द्वारा परागण कहते हैं। उदाहरण इसके गुलमोहर और सेमल। सेमल में पक्षी परागण भी पाया जाता है। सेमल व बॉम्बैक्स में पक्षी परागण भी पाया जाता है। अभी तक हमने जो भी पढ़ा, कीट परागण, वायु परागण, जल परागण, जंतुओं द्वारा परागण, पक्षियों, चमगादड़, सर्प, शंभुक आदि द्वारा, वो सारा का सारा इसके अंदर वापस बताया गया है। तो आप इस सारणी को देख सकते हैं और आसानी से समझ सकते हैं। अब हम स्वपरागण के महत्व की बात करते हैं। स्वपरागण के महत्व के अंतर्गत हमें स्वपरागण के लाभ और हानि की चर्चा करनी होती है। तो सबसे पहले स्वपरागण के लाभ। यह परागण सरल प्रकार का होता है। दूसरा, परागकण व्यर्थ नहीं होते हैं, अतः इनकी कम संख्या में आवश्यकता होती है। हम लोगों ने वायु परागण पढ़ा था, उसमें हमने देखा था कि परागण बहुत अधिक मात्रा में बनाने होते हैं क्योंकि उसकी कोई दिशा फिक्स नहीं होती है। परागकण जरूरी नहीं है कि वो उड़कर किसी दूसरे पादप के वर्तिकाग्र पर ही गिरे, ठीक है। इसलिए उसके अंदर परागकणों की संख्या अधिक होती है। लेकिन स्वपरागण में चूंकि इसमें स्वपरागण होता है, इसलिए एक ही जाति के पुष्प के वर्तिकाग्र पर परागकण गिरते हैं। इसलिए इनको अधिक मात्रा में व्यर्थ ऊर्जा नहीं करनी पड़ती। परागकणों का निर्माण अधिक करने की आवश्यकता नहीं होती। पादपों में शुद्ध वंशक्रम बना रहता है। हानिकारक जीन जाति में नहीं पहुंचते। चूंकि स्वपरागण होता है तो उसी पुष्प के या उसी पादप के लक्षण उसी वर्तिकाग्र तक पहुंचेंगे। पुष्प को मकरंद स्रावित करने की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि कीट परागण के लिए पुष्प को मकरंद स्रावित करना पड़ता है, उसको आकर्षित करना पड़ता है। क्योंकि इसके अंदर नर और मादा दोनों साथ में ही पाए जाते हैं, इसलिए इनको मकरंद स्रावित करने की आवश्यकता नहीं होती। अब है स्वपरागण से हानियाँ। देखिए, स्वपरागण के कुछ लाभ है तो कुछ हानियाँ भी होती है। देखिए, अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था कि इसमें शुद्ध वंशक्रम बना रहता है क्योंकि उसी पादप के जो लक्षण होते हैं वो उसी के अंदर आते हैं। लेकिन हानि ये होती है कि इसमें संकर ओज का गुण नहीं बनता, अर्थात उसमें विभिन्नताएं नहीं आती है। और जब विभिन्नताएं नहीं आती है तो नए लक्षण प्रकट नहीं होते हैं, विकास का द्योतक नहीं है। तो इनमें बीजों में संकर ओज के गुण कम होते हैं क्योंकि दूसरे पादप के परागकण इसमें नहीं पहुँचते हैं। दूसरा है पादप विकास की संभावनाएं कम हो जाती है और पादपों में उत्पादकता भी कम हो जाती है। अब बात कर लेते हैं परपरागण के महत्व। इसके अंतर्गत परपरागण के लाभ और हानियों के बारे में चर्चा करनी है। सर्वप्रथम बात करते हैं परपरागण के लाभ। पहला है परपरागित पुष्पों से बनने वाले फल बड़े, भारी एवं स्वादिष्ट, स्वच्छ एवं अच्छी नस्ल वाले होते हैं तथा इनमें बीजों की संख्या भी अधिक होती है क्योंकि इसमें दो अलग अलग पादपों के परागणों का मिश्रण होता है, इसलिए इनमें अच्छी नस्ल का निर्माण होता है। दूसरा है इन बीजों से उत्पन्न पौधों में प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने की भी क्षमता होती है। तीसरा है परपरागण द्वारा रोग अवरोधक नई जातियाँ तैयार की जाती है। अगला है परपरागण से आनुवंशिक पुनर्योजन द्वारा विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। इसके बारे में हम पहले भी काफ़ी बार बात कर चुके हैं। परपरागण द्वारा प्रकृति में स्वतः ही पौधों की नई जातियाँ उत्पन्न होती हैं जिनमें नए गुणों का समावेश होता है तथा हाइब्रिड विगर के कारण अच्छी संतति बनती है। हम पहले भी बात कर चुके हैं कि दो अलग अलग जातियों के परागकण जब मिलते हैं, परागकण और वर्तिकाग्र जब आपस में मिक्सचर होते हैं तो उनसे नए लक्षणों का विकास होता है और अच्छी हाइब्रिड संतति प्राप्त होती है। अब बात कर लेते हैं परपरागण से होने वाली हानियाँ। वही बात है, कुछ लाभ है तो कुछ हानियाँ भी। परपरागण की क्रिया अनिश्चित होती है क्योंकि परागकण के लिए
परागण के लिए यह वायु, जल एवं जंतु पर निर्भर रहते हैं। जैसे किसी पुष्प ने परागकण बना भी लिया, उसकी कोई अब यह नहीं है कि वो परागकण किसी दूसरे पुष्प के ऊपर जाकर गिरेगा, तो उसको इस कार्य हेतु जल, वायु या कीट या जंतु पर निर्भर रहना पड़ता है। दूसरा, परागित करने वाले साधनों की समय पर उपलब्धता न होने पर अधिकांश पुष्प परागित होने से रह जाते हैं। माना कि कोई एक नर पुष्प परिपक्व हो गया है, परागकणों का निर्माण हो गया है, लेकिन काफ़ी समय तक उसके ऊपर किसी भी प्रकार के कीट पतंग, मधुमक्खी आकर नहीं बैठी और फिर वह परागण पड़े पड़े नष्ट हो जाता है। तीसरा है, पर परागण के लिए पुष्पों को दूसरे पुष्प पर निर्भर रहना पड़ता है। कीटों को आकर्षित करने के लिए पुष्पों को चमकीले रंग, चटकीले रंग, दलों का बड़ा होना, सुगंधित मकरंद उत्पन्न करना पड़ता है, जिसमें अधिक पदार्थ का नुकसान होता है, व्यय होते हैं तथा अधिक ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। पर परागित पुष्प, विशेषकर वायु परागित पुष्पों में परागकण अधिक संख्या में उत्पन्न करने पड़ते हैं। पर परागित बीज सदैव संकर या हाइब्रिड होते हैं। स्वपरागण और परपरागण में अंतर। तो सबसे पहले हम स्वपरागण की बात करते हैं। जब किसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो ऐसे परागण को हम स्वपरागण कहते हैं। जबकि जब किसी पुष्प के परागकण किसी माध्यम के द्वारा दूसरी जाति के पुष्प पर गिरते हैं तो ऐसा परागण परपरागण या क्रॉस पॉलिनेशन कहलाता है। दूसरा अंतर हो गया, स्वपरागण हेतु बाह्य माध्यम जरूरी नहीं है, और दूसरा इसमें है जबकि परपरागण हेतु बाह्य माध्यम जरूरी होता है। वायु, कीट, जल या जंतुओं की जरूरत माध्यम के लिए होती है। देखिए बेटा, इनको समझाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये सारे टॉपिक हम आपको पहले समझा चुके हैं। तीसरा है, स्वपरागण हेतु पुष्प का द्विलिंगी होना जरूरी है, जबकि परपरागण हेतु पुष्प का द्विलिंगी होना जरूरी नहीं है। चौथा है, नर तथा मादा भाग का एक साथ परिपक्व होना जरूरी है। समकाल पक्वता, इसका हम अध्ययन कर चुके हैं। जबकि नर और मादा भाग अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं। इसके लिए हम पढ़ चुके हैं विषम काल पक्वता या भिन्न काल पक्वता, दोनों को मैंने काफ़ी समझाया था उस समय। अगला है, पुष्प आकर्षणहीन, गंधहीन और मकरंदहीन होते हैं। क्योंकि स्वपरागण होता है, परागकण उसी के भीतर ही गिरने हैं, इसलिए इनको पुष्प को कीट को आकर्षित करने के लिए मकरंद युक्त या गंध युक्त होना आवश्यक नहीं है। जबकि पर परागण के अंदर ऐसा नहीं होता। वायु परागण करने वाले पुष्पों को छोड़कर शेष पुष्प अर्थात अधिकांश आकर्षक, सुगंधित और मकरंद युक्त होते हैं। अगला है, परागकण इनमें बहुत कम मात्रा में बनते हैं जबकि इनके अंदर अधिक मात्रा में बनते हैं। अगला टॉपिक है हमारे असंगतता या अनिश्चयता, इनकम्पैटिबिलिटी। देखिए, जब किसी पुष्प में नर जननांग अर्थात पुंकेसर व मादा जननांग अर्थात जायांग तो पूर्ण परिपक्व हो जाते हैं। कहने का अर्थ है, जब किसी पुष्प में नर जननांग व मादा जननांग पूर्ण परिपक्व हो जाते हैं अर्थात उनमें पूर्णता पाई जाती है, लेकिन उनमें किसी कारणवश निषेचन संभव नहीं होता, अर्थात निषेचन की विफलता को असंगतता या अनिश्चयता कहते हैं। ध्यान से सुनिए, निषेचन की विफलता को ही हम असंगतता या अनिश्चयता कहते हैं। यह पुनः दो प्रकार की होती है, अंतराजातीय और आंतरजातीय। पहला है अंतराजातीय अनिश्चयता, इंटर स्पेसिफिक इनकम्पैटिबिलिटी। यह अनिश्चयता एक ही वंश की दो भिन्न भिन्न प्रजातियों के सदस्यों के मध्य होता है। उदाहरण है ब्रेसिका रापा और ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस। यहाँ हम देख सकते हैं कि ब्रेसिका दोनों का जो वंश है वो समान है, लेकिन रापा और कंपेस्ट्रिस दो अलग अलग इनकी जाति है। तो जब इनका क्रॉस करवाया जाता है या इनके मध्य संकरण करवाया जाता है तो इनमें निषेचन की विफलता हो जाती है, और इस प्रकार के हम अनिश्चयता को अंतराजातीय अनिश्चयता कहते हैं। दूसरा प्रकार है आंतरजातीय अनिश्चयता या इंट्रा स्पेसिफिक इनकम्पैटिबिलिटी। यह अनिश्चयता एक ही प्रजाति के सदस्यों के मध्य होती है। इसे स्व अनिश्चयता या स्वबंध्यता भी कहते हैं। उदाहरण है प्रिमूला। प्रिमूला के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं।
स्वबंध्य था। तो उसमें हमने देखा था कि विषमवर्तिकातु में भी हमने देखा था कि जो पुष्प होते हैं उनमें वर्तिका लंबी हो जाती है और उसके जो पुंकेसर होते हैं वो छोटे होते हैं, तो पुंकेसर वर्तिका तक नहीं पहुंच पाती। तो ये भी अपने आप में एक आकारिकी के कारण उनमें स्वबंध्यता आ जाती है। असंगतता को निर्धारित करने वाले जीनों की प्रकृति एवं उत्पत्ति के आधार पर स्व अनिश्चयता या इनकम्पैटिबिलिटी दो प्रकार की होती है, बीजाणुद्भिद और युग्मकोद्भिद। तो पहले बात करते हैं बीजाणुद्भिद इनकम्पैटिबिलिटी। यहाँ स्व अनिश्चयता की प्रक्रिया का निर्धारण एवं नियंत्रण जनक पादप की बीजाणुद्भिदीय ऊतक के द्वारा ही होता है। अर्थात जब हमने लास्ट वीडियो देखा था चैप्टर 2 का, उसमें हमने बताया था कि परागकणों का निर्माण बीजाणुद्भिद ऊतकों के द्वारा होता है। तो देखिए, इस प्रकार की स्व अनिश्चयता की प्रक्रिया का निर्धारण एवं नियंत्रण जनक पादप की बीजाणुद्भिदीय ऊतक जिसके द्वारा परागकणों का निर्माण हुआ था के द्वारा होता है। उदाहरण हो गया इसके ब्रेसिकेसी और कंपोजिटिकुल के पादप। दूसरा है युग्मकोद्भिद स्व अनिश्चयता। यहाँ स्व अनिश्चयता का निर्धारण एवं नियंत्रण नर युग्मकोद्भिद अर्थात परागकण के स्वयं के जीन प्ररूप के द्वारा होता है। उदाहरण हो गया यहाँ पे ग्रेमिनी, सोलेनेसी, लिलियेसी कुल के सदस्य। असंगतता या अनिश्चितता के कारण अर्थात निषेचन में विफलता किस कारण हो सकती है उसके बारे में बात करते हैं। पहला है पराग स्त्री केसर पारस्परिक अनुक्रिया। पराग स्त्री केसर पारस्परिक अनुक्रिया होती क्या है, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। नर व मादा युग्मकों के मध्य एक विशेष प्रकार की रासायनिक अनुक्रिया होती है। इस अनुक्रिया को ही हम पराग स्त्री केसर अनुक्रिया कहते हैं। अर्थात पुष्प के परागकण जब मादा के वर्तिकाग्र पर जब पहुंच जाते हैं तो वर्तिकाग्र पर एक विशेष प्रकार की क्रिया होती है, वहां पर रासायनिक परिवर्तन होते हैं जिसकी वजह से परागकण उसके भीतर की ओर अंकुरित हो जाते हैं और अंदर जाकर पराग नलिका का निर्माण करते हैं। लेकिन यहाँ पर विफलता के कारण बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर यह हो सकता है कि परागकण जब वर्तिकाग्र पर पहुंचने में तो सफल हो जाते हैं लेकिन वहां पर अंकुरण नहीं कर पाते, अर्थात वर्तिकाग्र की भित्ति को भेदकर अंदर की ओर पराग नलिका का निर्माण नहीं कर सकते। दूसरा है पुष्प की आकारिकी में परिवर्तन। कई बार हम देखते हैं कि विषम वर्तिकातु का उदाहरण हमने पहले पढ़ा था। वर्तिका लंबी हो जाती है प्रिमूला के अंदर और उसके बाद में उसके जो पुंकेसर होते हैं वो आकार में छोटे हो जाते हैं, या कई बार पुंकेसर आकार में बड़े हो जाते हैं, लंबे हो जाते हैं, लेकिन वर्तिका छोटी हो जाती है, अर्थात उनकी आकारिकी में परिवर्तन हो जाता है। पराग नलिका का सही स्थान पर नहीं पहुंचना, यह भी आकारिकी में परिवर्तन का एक कारण हो सकता है। अगला है जीन की संरचना में परिवर्तन। अभी हमने पढ़ा भी था, जीन प्ररूप में परिवर्तन आ जाता है, उसके कारण अनिश्चयता उत्पन्न होती है। अगला है परागकण की संरचना में परिवर्तन। तो कई बार परागकण होता है, नर युग्मकोद्भिद होता है, उसके केंद्रकों में कई बार परिवर्तन आ जाता है, उनमें उनके केंद्रकों का संलयन नहीं हो पाता है। अगला है पराग नलिका की वृद्धि में बाधा। कई बार हम देखते हैं कि पराग नलिका की वृद्धि हो जाती है लेकिन वह आगे जाकर वर्तिका के अंदर ही फट जाती है, जिसके कारण उसका विकास नहीं हो पाता। सामान्यतया इस प्रकार की क्रिया वर्तिकाग्र के परिपक्व होने व परागकणों की भित्ति बनने के समय उत्पन्न होती है। तो अब तक परागण से संबंधित पूरा टॉपिक क्लियर हो गया है। अगली क्लास के अंदर हम निषेचन के बारे में चर्चा करेंगे। आशा करता हूं कि आज की क्लास में आपको सब समझ में आया होगा। धन्यवाद।